हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 1200 से अधिक वन लाइनर जीके क्वेश्चन की सीरीज के थर्ड पार्ट को लेकर आया हूं। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षाओं में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात का विश्वास दिलाना देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने इस सीरीज के तीनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया और अध्ययन कर लिया तो आप कभी भी भविष्य में इससे संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग में से निकालकर किसमें स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, संपत्ति के मूल अधिकार को निकालकर अनुच्छेद 300 क में रखकर उसे अब एक विधिक या फिर कानूनी अधिकार के रूप में स्थान दे दिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो दोस्तों, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार से अभिप्राय या उसका मतलब सांसदों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार से होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में या फिर 75(ग) में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति या कोरम के लिए नियत संख्या क्या है? तो दोस्तों, सदन की सदस्यता का 1/10वां भाग सदन की गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर करता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 में भारत के राष्ट्रपति की या भारत के राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधी तीनों सूचियों के नाम बताइए। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र एवं भारत के राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को 3 सूचियों में बांटा गया है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम होता है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो दोस्तों, जो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का जो संबंध था वह चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों, गोलकनाथ का मामला जो कि 1967 में था, उस मामले में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों,
महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया था, तो दोस्तों महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते मित्रों, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया था? तो दोस्तों ब्रिटिश शासकों ने हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों संविधान के 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा संविधान में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो दोस्तों मैकाइवर ने कहा था कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन अर्थात वॉकआउट किसने किया था? तो दोस्तों भारत के संसदीय इतिहास में मदन मोहन मालवीय जी ने प्रथम अर्थात पहली बार बहिर्गमन या वॉकआउट किया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो भारतीय संसद है वह राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संविधान का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार क्या था? तो दोस्तों भारतीय संविधान को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार कैबिनेट मिशन था। नेक्स्ट है, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो दोस्तों भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश 1967 में की थी। अगला प्रश्न है, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो दोस्तों भारत में व्यय या खर्च का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी महालेखाकार की या फिर अकाउंटेंट जनरल की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं, क्योंकि दोस्तों मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत या फिर पद से हटाने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है या फिर उसको रखा जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित या जोड़ी गई? तो दोस्तों संविधान के प्रथम संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, तो उसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को परिवर्धित या फिर जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद
355 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा का जो कर्तव्य है वह संघ के ऊपर है या उसको जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की पहली सूची में भारतीय राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करने का राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी होता है, अर्थात उसको इस बात को मानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवित्तीय विधायकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा 6 माह तक या 6 महीने तक रोक सकती है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो दोस्तों 10% होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें से जो पहले होता है उसी को मान लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों यह प्रावधान अनुच्छेद 350 क में किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता कब दी गई? तो दोस्तों वर्ष 1977 में संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो दोस्तों संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संसद को। आगे बढ़ते हैं। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? दोस्तों यदि कोई भारत का नागरिक विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार करना चाहता है तो उसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद का प्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? तो दोस्तों जो संसद का सबसे पहला संयुक्त अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति कौन थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो संविधान का 89वां संशोधन है वह अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं।
भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उसके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो दोस्तों भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वह केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में वर्णित है। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों धारा 15 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बेगार पर निषेध या स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन मौलिक अधिकार लगा सकता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर यदि मत भिन्नता हो जाती है तो दोनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है और दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति को भारत के नियंत्रक और महालेखाकार समिति के मित्र, संरक्षक तथा दार्शनिक के रूप में वर्णन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में नगर पालिकाओं का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों राज्यों के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार भारतीय संसद को है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान को लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करती है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक उसके पद को संभाल सकता है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों राज्यपाल की दोहरी भूमिका से यह तात्पर्य होता है कि वह एक संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? तो दोस्तों वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आकलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो दोस्तों भारत में व्यय या खर्च का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व महालेखाकार के पास होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में संस्वीकृत है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में कितने अवधि तक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता है? तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति संसद का सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने की अवधि से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं रह सकता, अर्थात उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के जबकि राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यदि वह 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो वह उसके अध्यक्ष नहीं बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे तो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह रिट परमादेश कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीवीपर्स को समाप्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 26वें संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीवीपर्स को समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इसमें किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता या फिर उसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, हिंदू आचार संहिता को लेकर किस प्रधानमंत्री ने फिर से देखते हैं दोस्तों, हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? तो दोस्तों हिंदू आचार संहिता अर्थात हिंदू कोड बिल को लेकर राजेंद्र प्रसाद का विवाद प्रधानमंत्री से हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 442 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ये संविधान में संशोधन के अनुसार ये अनुच्छेद बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया? तो दोस्तों 1962 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारतीय संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, अर्थात वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले वह अपना पद छोड़ देता है। भारत के संविधान के
अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा कब की जाती है? तो दोस्तों जब मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श मिल जाता है तो अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल 3 आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पारित किया था। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है वह संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय लोक सेवक को संविधान का अनुच्छेद 311 सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो दोस्तों जब वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले ही चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो दोस्तों संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ। ठीक है दोस्तों। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो दोस्तों मुस्लिम लीग को सर्वप्रथम 1909 में निर्वाचन का अधिकार मिला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की पावर या शक्ति भारत के राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? तो दोस्तों जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति हो तब भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय कुल 5 प्रकार की रिट को जारी करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों ये सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा के 17वां की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों विधानसभा प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो सदस्य होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो दोस्तों संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में केटी शाह ने यह टिप्पणी की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर, जो कि राजस्थान में जगह पड़ता है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के 545 सदस्यों में से 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, वर्तमान 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से तात्पर्य यह है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि, जी हाँ दोस्तों, यदि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को यह अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे संवैधानिक घोषित कर दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। लेकिन दोस्तों अब यह जो अनुच्छेद 370 था जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो दोस्तों भाग 3 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं वर्तमान में उसकी कुल संख्या 6 रह गई है। ठीक है दोस्तों, पहले 7 था तो जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में खुला मतदान होता है। किस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका परिणाम यह होता है कि वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो दोस्तों जो भारत का अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी होता है वह किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी जी थे। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो दोस्तों भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य के रूप में था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि दोस्तों इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए संविधान में हिंदी प्रारूप में भारत एवं अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वह कुल 22 भागों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो दोस्तों उस उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के प्रस्तावना में स्थान दिया है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिशें संबंधित है? तो दोस्तों संविधान सभा में जो वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से संबंधित है। अर्थात स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कब तक धारण करता है? तो दोस्तों जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो उस समय तक अपने पद को धारण करता है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों भारत के संविधान में अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी के सदस्य कहाँ चुने जाते हैं? तो दोस्तों जो प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी के जो सदस्य होते हैं वह केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं दर्ज हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दर्ज हैं। संविधान के 44वें संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया है? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा वापस ले लिया गया है या फिर उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है मित्रों। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो दोस्तों जो राजभाषा विभाग होता है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर BN राव की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो संविधान में वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे देता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संसद के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का उपाधियां या अलंकरण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो दोस्तों लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों यदि कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1956 में भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्लोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। इसका क्या आशय है? तो दोस्तों विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम या उसके किसी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति ही क्या है? न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 में मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो दोस्तों राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह की अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यों का वित्तीय संकट फाइनेंशियल एलोकेशन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो दोस्तों राज्यों का वित्तीय आवंटन वित्त आयोग की संस्तुति या फिर उसकी स्वीकृति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो दोस्तों लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाने में का उद्देश्य इनका होता है, अर्थात एक कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के 50 सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संविधान को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पहले ही भंग करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका कारण यह था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारत का नागरिक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट प्रारंभ करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या इम्पीचमेंट को लगाया जा सकता है या प्रारंभ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों यह अधिकार केवल संसद को है और केवल राष्ट्रीय संकट के समय किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इस पर निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो दोस्तों विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में खुला मतदान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या होता है? तो दोस्तों इसका परिणाम यह होता है कि वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति में भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता या शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? तो दोस्तों संसद अधिकतम 1 वर्ष के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है? तो दोस्तों केवल भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी अपराधी को क्षमा दान कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 जबकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 205 होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा संपन्न हुआ? तो दोस्तों 14वीं लोकसभा का चुनाव सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय संसद को उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय संसद को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। नवीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो दोस्तों नवीं अनुसूची में ऐसे कानून रखे जाते हैं जिन्हें न्यायिक पुनर्निरीक्षण से सुरक्षित रखना हो तो उसे नवीं अनुसूची में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों जो भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है या फिर महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण भारत का संविधान प्रदान करता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत हुई थी या किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी? तो दोस्तों भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की धारा 30 क है उसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं स्थापित करने तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने और सुधारने का कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल 50 सदस्यों की सहमति का होना आवश्यक होता है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है या फिर लीगल राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को उसके धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग, बैकवर्ड क्लास्ट कमीशन या फिर मंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? तो दोस्तों
मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसको निकालकर एक वैधानिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वह बच्चों और महिलाओं को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है वह संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन दोस्तों व्यक्तिगत रूप से वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त होता है तब तक बना रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी जी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा था? तो दोस्तों 13 दिन सत्ता में था। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय होता है वह प्रत्यक्ष रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वह विशेष शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार के प्रथम कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो भारत की संचित निधि होती है धन खर्च करने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन स्थिति की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो दोस्तों राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम 1975 में की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 6 माह तक वह मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री अपने पद पर जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त होता है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों लोकसभा सचिवालय स्पीकर के अधीन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 14 हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का जो सदस्य होता है वही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो दोस्तों अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो दोस्तों राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? तो दोस्तों भारत में संप्रभु हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता को बताया गया है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों कुल 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? तो दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने की अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो दोस्तों लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है या उसको उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण को अपराध घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो दोस्तों नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई में हुआ था। दोस्तों पहले बम्बई कहा जाता था लेकिन वर्तमान में बम्बई का नाम बदलकर 1995 से मुंबई कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था? तो दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलय के बाद भी शामिल होने में विलंब किए थे या देर किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की संविधान प्रस्तावना में एकता एवं अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में एकता, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में इसकी व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? तो दोस्तों
जो संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम है वह अनुसूचित जाति व और अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सॉरी दोस्तों, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को बताया गया है या फिर उसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के लिए किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी या फिर जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, वह संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन होता है वह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? दोस्तों भारत में किसी नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जा सकती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसमें मूलभूत या मौलिक जो अधिकार हैं उसको निलंबित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, भारत में 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगातार उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो दोस्तों संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था उच्चतम न्यायालय में करता है। संविधान संघ के किस एक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो दोस्तों भारतीय संघ का जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके बाद खुद का संविधान था, लेकिन दोस्तों इस विशेष स्थिति को अब संशोधन करके समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को न तो प्रमाणित करता है, न ही अस्वीकार करता है, न ही उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? तो दोस्तों उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रख देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा था, अर्थात वास्तव में भावुकता का कूड़ादान कहा था? तो दोस्तों TT कृष्णमाचारी ने भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान या फिर वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य मतदान कर सकता है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो दोस्तों जो मनरेगा कार्यक्रम है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। VV गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो दोस्तों VV गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्याग देना पड़ा था, अर्थात उस समय वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो दोस्तों अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों,
संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो दोस्तों अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। तो दोस्तों संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि उपराष्ट्रपति उसका भाग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में इंग्लैंड से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना के लिए प्रस्ताव को ला सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सबसे पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से अधिक ऊपर अर्थात श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों जो भारत निर्वाचन आयोग होता है वह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो दोस्तों लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो दोस्तों लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों। राज्य के महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? तो दोस्तों जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी पदावधि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होती है, अर्थात जब तक राज्यपाल चाहेंगे उनको महाधिवक्ता के रूप में रहने देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्तीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग, जिसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, तो दोस्तों वह राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार संसद को है। आगे बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग ने के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है, अर्थात विधानसभा में जिस बहुमत प्राप्त होता है जिस दल को, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाने को जनहित या लोकहित याचिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का संपूर्ण भारत की सीरीज़ का 1200 से अधिक वन लाइनर प्रश्नों की जो सीरीज़ थी आज दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आप लोग यदि आपको अच्छे से इसके कमांड करना है, इसका अच्छे से अध्ययन करना है, एग्ज़ाम में कभी इससे संबंधित कभी प्रश्न गलत करके नहीं आना है, तो दोस्तों इसको आप अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि एक बार इस तीनों पार्ट को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं ऐसे वीडियो को लाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बड़ा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।